नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया बजट। सीएम ने 1,70,255.99 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। किसानों के हितों के मामले में सरकार हर समय सजग। सीएम मनोहर लाल बोले, डॉक्टरों की 7 गुना अधिक भर्तियां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला दिवस पर किया सुषमा स्वराज पुरस्कार का ऐलान। उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने का सीएम ने किया ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उनके हितों के प्रति सजग रहते हुए वर्ष 2014 में कार्यभार संभालते ही सरकार ने फसल खराब की मुआवजा राशि 10,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 12,000 रुपए की थी और इस वित्त वर्ष में इसे पुनः बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि खरीफ 2021 में खराब हुई फसलों के लिए किसानों को 561 करोड़ 11,57,000 रुपए की राशि मुआवजे के लिए स्वीकृत की गई है। इस वित्त वर्ष में हमने कुल 581 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि किसानों को मुआवजे के रूप में दी है। इसके अतिरिक्त खरीफ 2021 के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी लगभग 755 करोड़ रुपए के क्लेम स्वीकृत हुए हैं, जबकि किसानों ने 242 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान किया था। अब तक 534 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली जा चुकी है। शेष राशि मार्च 2022 के अंत तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान में चिकित्सा अधिकारियों के 2,615 पद भरे हुए हैं। इनमें 954 मेडिकल ऑफिसर्स ग्रुप ए के वे पद हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान भरे गए। चिकित्सकों की भर्ती में किसी प्रकार का विलंब न हो, इसके लिए हमने HPSC की बजाय एक कमेटी के माध्यम से भर्ती करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आमजन को किफायती और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्ष 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे, जिनमें 3 सरकारी और 3 प्राइवेट थे। हमारे कार्यकाल में 3 सरकारी और 4 प्राइवेट नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। अब प्रदेश में कॉलेजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। हमारा लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को न केवल अन्य राज्यों से अधिक मानदेय दिया जाता है, बल्कि हमने तो उन्हें पदोन्नति के साथ साथ सेवानिवृत्ति के समय भी एक मुश्त राशि देने की व्यवस्था की है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को दिया जाने वाला मानदेय केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 60 व 40% के अनुपात में दिया जाता है, जबकि हरियाणा में तो प्रदेश का शेयर ही कई राज्यों में दिए जाने वाले कुल मानदेय से भी अधिक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 30,000 एक्स ग्रेशिया मिलता था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तथा हेल्परों का 50,000 रुपए किया गया है। सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, ये एक विषय रखा गया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर, और वो डॉक्टर आएंगे मेडिकल कॉलेजेस से। मेडिकल कॉलेज के बारे में भी एक बात कही गई कि एक भी नया सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। हमारी गीता जी ने यह विषय उठाया था। लेकिन अगर मैं इसमें खुलासा करके आपको बताता हूं कि 2014 में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे और उसमें 3 सरकारी, 3 प्राइवेट, एक सहायता प्राप्त अग्रोहा, ऐसे 7 थे, जिनमें कुल एडमिशन संख्या उस समय 700 थी। ये 2014 की बात बता रहा हूँ, आंकड़ों की बात है, मेरे पास जो आंकड़े बता रहा हूँ। आज उसमें जो नए कॉलेज और जुड़े हैं, उन कॉलेजेस में वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, NC मेडिकल कॉलेज सराना, आदेश मेडिकल कॉलेज शाहबाद, ऑल इंडिया फला मेडिकल कॉलेज, तो ऐसी सब नए कॉलेजेस की भी सीटें बढ़ा करके, और जो पुराने कॉलेज थे उनमें भी सीटें बढ़ाई गई हैं। PGIS MS रोहतक में 150 की 250 हुई, सोनीपत की 100 से 120 हुई, नूह की 100 से 120 हुई। हाँ, ESI फरीदाबाद, ये भी बाद में बना 2015 में 125 सीटें। 2017 में तो मैं तो जिस दिन एडमिशन हुए वो साल से बता रहा हूँ। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज 2017 120, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 100, जो पहले एक प्राइवेट कॉलेज होता था, बंद हो गया था, हाँ, तो उसके बाद 100, और अंबाला का जो मुलाना का 100 से 150, SGT बुढ़ेड़ा 100 से 150। तो इस प्रकार से आज 1685 स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं।
और आगे 2025 तक जो नए मेडिकल कॉलेज जिनकी हमने घोषणा की है, उसमें मेडिकल कॉलेज कोरियावास 150 सीटें, भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज जींद, गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी, गवर्नमेंट कॉलेज कैथल, गवर्नमेंट कॉलेज यमुनानगर, गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गुरुग्राम, ये सब नए बनने वाले हैं आने वाले 4 साल के अंदर सारे, और सबके काम शुरू हो गए इनके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 8 मार्च को 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। ये गठबंधन सरकार का तीसरा बजट है। मनोहर सरकार ने अपने बजट के जरिए लोगों को लुभाने और सभी सेक्टरों को खुश करने की कोशिश की है। सरकार ने अपने इस बजट में किसानों, मिडिल क्लास, महिलाओं, युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा का 2022-23 के लिए 1,70,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो 2021 के 1,53,384 करोड़ से 15.6% अधिक है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के बाद यह अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है। यह बजट आने वाले 25 सालों में विकास की दिशा निश्चित करेगा। सीएम ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 प्रमुख उद्देश्य: अंत्योदय की भावना से सबसे गरीब व्यक्ति की कल्याण, प्रभावी आय पुनः वितरण नीतियों के साथ उत्पादकता में वृद्धि और रोजगार व उद्यमिता सृजन रखे। सीएम ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए 1,70,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव, जो 2021-22 के 1,53,384.40 करोड़ रुपए से 15.6% अधिक है। बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्वस्ति प्रजाभया परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिम महिषा गो ब्राह्मणेन भय शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। अर्थात शक्तिशाली और सत्ता तंत्र द्वारा सभी लोगों की भलाई न्यायपूर्वक हो, ईश्वर सभी द्वानों और भले लोगों का हर दिन शुभ करें, सारे लोग सुखी हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। मैं प्रदेश के लोगों और सरकार की ओर से उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना निस्वार्थ योगदान दिया तथा जिन्होंने गत 75 वर्षों में देश का मार्गदर्शन किया और सेवा की है। हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक की यात्रा में भारत माता की नियति को आकार देने के लिए सामूहिक संकल्प और दृढ़ निश्चय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये तीसरा बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। देश गत 2 वर्षों में चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरा है। हमने मार्च 2021 से लगभग 4 माह तक कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना किया। हमारे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का इसकी सीमा तक विस्तार किया गया। इस महामारी में लोगों की जान चली गई और दूसरी लहर का गहरा आर्थिक प्रभाव भी अनुभव किया गया। परंतु एक कहावत है, कठिन परिस्थिति में व्यक्ति और भी मजबूत हो जाता है। हमने इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने के लिए अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन उपलब्धता और दवा की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाया। सरकार और नागरिक हम दोनों ही एक दूसरे का संबल बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणास्पद नेतृत्व में देश ने इस महामारी से लड़ने के लिए एक सक्रिय और जांची परखी अनुक्रिया को अपनाया है। मैं विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप किए और ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई तीसरी लहर से निपटने हेतु भी प्रभावी प्रबंधन किया है। सरकार ने सभी विशेषकर कमजोर वर्गों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के साथ बुनियादी रसद का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। सरकार ने बुनियादी सुविधाओं यानी क्वारंटाइन सुविधाओं, परीक्षण सुविधाओं और सुरक्षात्मक उपकरणों आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की। महोदय, कमजोर और व्यापक सामाजिक आर्थिक परिणामों के बावजूद हमने आर्थिक विकास के अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा।
विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पहलों और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोत्साहन पैकेजों से विभिन्न वर्गों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुषमा स्वराज पुरस्कार का ऐलान किया। यह अवार्ड हरियाणा की महिलाओं को उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाएगा। उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। वहीं महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत 5 लाख से कम सालाना आय वाली महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण भी दिया जाएगा। हरियाणा के इस बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 5,988.76 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने दर्शनलाल जैन पुरस्कार का भी ऐलान किया है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार के तहत 3 लाख के पुरस्कार की राशि दी जाएगी और इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में नए आवास बनाए जाएंगे। जिला भिवानी के कुडल व छापर और जिला सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज बनाए जाएंगे। उन स्वयं सहायता समूह के ऋण की संपूर्ण ब्याज राशि सरकार वहन करेगी। इसके आधे से अधिक सदस्यों के परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज करनाल की यस वी कैन संस्था द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसमें स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और पत्रकारिता से लेकर सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाली 90 महिलाएं शामिल थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले करनाल से सांसद संजय भाटिया और नगर निगम मेयर रेणुबाला गुप्ता भी पहुंची। संस्था के द्वारा सम्मानित की गई महिलाओं में चढ़ती कला टाइम टीवी मीडिया ग्रुप की पत्रकार सोनी दुआ का नाम भी शामिल था। उन्होंने बताया कि आज हम भले ही महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज भी समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पत्रकारिता में आने के बाद उन्हें यह एहसास करवाया गया कि वे एक महिला हैं। यस वीकेंड संस्था के संस्थापक और कार्यक्रम के आयोजक संजय बत्रा ने कहा कि उन्होंने पहले 19 महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद यह सूची लंबी होती गई। उन्होंने कहा कि आगे भी प्रयास करेंगे कि इससे भी बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मानित किया जाए, ताकि महिलाएं भी समाज में आगे रहकर अपने योगदान देने के लिए प्रेरित हों। मैं जर्नलिस्ट मीडिया से हूँ, तो इसी बेस पे मुझे सम्मानित किया गया है। सम्मानित तो किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो महिलाएं घरों में हैं या जो महिला वर्किंग में है, हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देश आगे निकल चुका है, वुमेंस भी बहुत आगे निकले, लेडीज़ से काफ़ी आगे निकली है। लेकिन एक जो हमारा जैसा कि माना जाता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन उसके बाद भी हमेशा से महिला आगे रही है, आगे पुरुषों से आगे चल रही है। लेकिन क्या हकीकत में महिलाएं आगे हैं? अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट को अगर देखा जाए ना, जैसे कि हम लोग इस फील्ड में हैं, हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि महिलाएं अभी भी आगे नहीं है, पुरुषों से बहुत पीछे है। क्यों वो आगे बढ़ रही हैं? अगर एक सरपंच के तौर पे देखा जाए तो अगर महिला सरपंच है, लेकिन काम महिला नहीं कर रही है, महिला काम पुरुष कर रहे हैं, उनके घर के जो पुरुष हैं वो कर रहे हैं, उनकी सीट पर वो बैठ रहे हैं, उनके स्टैंप तक वो लगा रहे हैं। सिर्फ एक नाम के तौर पे महिला सरपंच है, लेकिन काम वो नहीं कर रही है। ऐसा ही चाहे घरों में देख लो, कहीं भी है, तो सही मायने में महिलाएं प्रगति नहीं कर रही है। आज जो यस वी कैन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कार्यक्रम किया गया है, जिसमें माननीय सांसद संजय भाटिया जी, श्री निर्मता बैरागी जी और जो अपना संजय बटला जी माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, सरदार मंतोषपाल सिंह जी और स्वामी प्रेम मूर्ति जी, इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया है। और हमारे संरक्षक SM कुमार जी और पूरी टीम का हमारे को साथ रहा है। तो जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, उसको देखते हुए जिन जिन महिलाओं ने, बच्चियों ने, जिन बेटियों ने स्कूल में अच्छे नंबर लिए हैं, एकेडमिक किया है, तो उन सब को देखते हुए ये कार्यक्रम हमने किया है और उनको हमने सम्मानित किया है। तो उन सब की खुशी देखते ही बन रही थी। और जो आज मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत अच्छा प्रयास था और हम खुद भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये जो है आगे हम और बड़ा प्रयास करेंगे। जो कोई रह गए हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। आज हमने लगभग 90 महिलाओं को सम्मानित किया है। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में संसाधनों की काफी कमी देखने को मिली थी, जिसके चलते अंबाला स्वास्थ्य विभाग अब 3 करोड़ से ज्यादा खर्च कर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में लगा हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार जिले में 3 पीडियाट्रिक ICU बनाए जाएंगे और इसके अलावा नारायणगढ़ व मुलाना में 2 आधुनिक पब्लिक हेल्थ लैब का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में सभी आधुनिक उपकरणों से लेस 2 इंटीग्रेटेड टेस्टिंग लैब भी बनाए जाएंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग के तहत बजट मंजूर हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को भी मजबूत बनाया जा रहा है। जिले में 3 करोड़ से ज्यादा का बजट स्वास्थ्य संस्थानों को विकसित करने में लगाया जा रहा है। इसके अलावा
डॉक्टर सुखप्रीत ने बताया कि अंबाला शहर नागरिक अस्पताल में जल्द ही क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण पूरा हो जाएगा। ये कोविड की एपिडेमिक हमारे पिछले 2 साल से देश में चल रही थी। इसमें हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने बहुत मजबूत कदम उठाए हैं, जिसमें से कि लेटेस्ट है कि जो हमारे अभी ज़िले में 3 पीडियाट्रिक आईसीयू हम डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें से कि 4 बेडेड जो है आईसीयू होगा, 8 बेडेड जो है वो हमारा हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको एचडीयू बोलते हैं वो होगा, और 30 बेडेड जो है ऑक्सीजन बेड्स का वार्ड होगा फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स। ये हमारा डीसीएच अम्बाला सिटी, डीसीएच एसडीएच अम्बाला कैंट और एसडीएच नारायणगढ़ में बनेगा। नारायणगढ़ और कैंट के लिए जो है वो 60 लाख की ग्रांट हमें प्राप्त हो चुकी है, और डीसीएच अम्बाला सिटी के लिए जो है वो लगभग 90 लाख की ग्रांट जो है वो हमें मिली है। इसके अलावा हमारे ज़िले में 2 जो हैं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स यानी कि पब्लिक लेबोरेटरी की तरह से उनको डेवलप किया जाएगा, जिसमें कि आधुनिकतम हमारे पास इक्विपमेंट रहेगा फॉर इन्वेस्टिगेशंस, और आप कोई भी टेस्ट का नाम लें वो वहाँ पर अवेलेबल होगा, जो कि हमारे ज़िले में मुलाना और सीएचसी मुलाना और एसडीएच नारायणगढ़ में बनने जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं करवाने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके बाद अंबाला में शिक्षा अधिकारी परीक्षा आयोजन की तैयारियों में जुट गए हैं। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चों पर मानसिक दबाव ना बढ़े, इसलिए सिलेबस 40% कम कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने से सिलेबस कवर नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में 15 मार्च से वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। नकल रहित परीक्षाएं करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि 134 विवाद के कारण एसएलसी लेकर घर बैठे बच्चों की वार्षिक परीक्षा करवाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पूरे साल की परीक्षाएं अभी बिल्कुल नज़दीक हैं। बच्चों ने जो मेहनत की है, अभिभावकों ने करवाई है, अध्यापकों ने, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाई हो, परीक्षा अभी 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी परीक्षाएं। कक्षा 1 से 4 का जो परीक्षा स्टार्ट होनी है वो विद्यालय मुखिया पे डिपेंड करता है। जैसे जितने अध्यापक उसके पास हैं वो तो खुद वो डेट शीट बनाएंगे। कक्षा 1 से 4 तक के खुद ही वो अपनी डेट शीट बनाएंगे, खुद ही क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, खुद ही पेपर लेंगे और खुद ही मार्किंग कराएंगे। इसी तरह से कक्षा 5 से 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के क्वेश्चन पेपर SCRT गुड़गांव से आएंगे, जैसे पहले सेट में आया करते इसी प्रकार से। और वो परीक्षा क्वेश्चन पेपर हम BO को भेजेंगे, BO CRC को और CRC स्कूलों को भेजेंगे। ये केवल उसी दिन होगा, जैसे आज सुबह मॉर्निंग में कोई पेपर है उसका हम कल शाम को भेजते हैं ताकि प्रिंट आउट निकाल लें, पेपर लेंगे, मार्किंग करेंगे। इसी तरह कक्षा 9वीं और 11वीं की भी परीक्षाएँ 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। वही सेम पेपर SCRT से आएंगे, परीक्षाएँ होंगी, और जैसे ही परीक्षाएँ ख़त्म होंगी उसी दिन उस पेपर की मार्किंग हो जाएगी। कोशिश रहेगी उसी दिन पेपर कर दिया जाए, अदरवाइज नेक्स्ट डे उसकी मार्किंग होकर के और पूरी लिस्ट बना दी जाए। सर, स्कूलों को क्या निर्देश दिए गए हैं इसके लिए? स्कूलों को विभिन्न निर्देश दिए गए हैं, जो ऊपर से सरकारी निर्देश हमारे पास आए हैं स्कूलों में भेज दिए गए हैं सभी में, ताकि सुचारू रूप से परीक्षाएँ हों। किसी तरह की कोई जो कहते हैं लोगों की नकल की, एक आम भाषा में कहते हैं नकल, उसका कोई अंदेशा न हो। सर, कोविड के टाइम काफ़ी टाइम स्कूल बंद रहे, तो उसको लेकर क्या बच्चों को कोई छूट दी जाएगी, किस तरह? हाँ, इसमें अलग अलग कक्षाओं के अंदर 30 से 40% को सिलेबस कम किया गया है, चाहे 10वीं क्लास हो, 9th क्लास हो, 7वीं क्लास हो, हर विषय के अंदर 30 से 40% की कम किया गया है। और जो पेपर वगैरह हैं कैसा आएगा कैसे नहीं, क्या सिलेबस है, वो पूरा हमारी हरियाणा की SCRT गुड़गांव की साइट के ऊपर उपलब्ध है। यमुनानगर के जोगादरी हलके के थाना बुढ़िया एएसआई अनिल कुमार को 10,000 रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अनिल कुमार पति पत्नी में हुए झगड़े की सहमति बनने के बाद भी पति को तंग कर रहा था और लगातार पैसों की मांग कर रहा था। यमुनानगर विजिलेंस इंस्पेक्टर मनदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पति पत्नी के आपसी झगड़े को लेकर राजीनामा होने के बाद भी एएसआई अनिल कुमार द्वारा शिकायतकर्ता कृष्णलाल से पैसे की डिमांड की गई व उक्त एएसआई ने 10,000 मौके पर ही ले लिए व आज बाकी के 10,000 रुपए जब शिकायतकर्ता उक्त एएसआई अनिल कुमार को देने गया, उसी वक्त थाने में उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये आज हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया था, कृष्ण बुढ़िया गांव से है, और उन्होंने बताया था कि भी 2 तारीख को 2/3/2022 को हमारे घर में मतलब कहा सुनी होगी थी मियाँ बीवी की जी,
घरेलू क्लेश हो गया था। तो वहाँ मतलब 112 की गाड़ी आई तो वो उसको थाने में लेके गए। थाने में ASI अनिल कुमार वहाँ मौजूद थे बुढ़िया थाने में। उन्होंने इनकी कंप्लेंट को डील किया। डील करने के बाद इनको डरा धमका के और इनका समझौता करवा दिया, थप्पड़ चोट मार गया। और उसके बाद फिर इन पे दबाव डाला कि भाई 20,000 रुपये दो और तब छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगा। तो इनको 2 बजे तक वहाँ थाने में बिठाए रखा, जो कि कंप्लेनेंट का कहना है हमारे सामने। तो 2 बजे तक थाने में रात को बिठाए रखा। उसके बाद फिर इन पर प्रेशर डाला कि 20,000 रुपये दो और तब छोड़ूंगा। 10,000 रुपये इन्होंने वहाँ दे दिए उसको। तो तब उसने वहाँ छोड़ा उसको और बोला कि 10,000 रुपये बाकी रह गए, इनको बाद में देना। तो इनसे अब लगातार ये शनिवार को भी इतवार को भी लगातार फ़ोन पे बातें करता रहा, पैसे की मांग करता रहा इनसे। और आज ये हमारे पास आया था तो हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट DC साहब से परमिशन लेके ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब कृष्ण कुमार जी तहसीलदार और थोड़ा जोर से बोलिए सर, सेडो गवाह थे जो, उनके साथ वहाँ जाके कंप्लेंट के और रंगे हाथों थाने में रंगे हाथों पकड़ा है इसको 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर अभी? अब इसको वहाँ से लेके आए हैं और वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने ही इसके हैंड वॉश किए हैं। और जो जिस पेंट में इसने पैसे डाले थे वो पेंट की जेब को भी वॉश किया है। जो पाउडर लगा हुआ था और नोटों पे और पेंट पे वो यमुनानगर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने और सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने सड़कों के किनारे लगने वाले रेडियो को सिटी थाने के सामने बनाए गए स्ट्रीट वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर दिया है। मेयर मदन चौहान, डिप्टी मेयर रानी काडा व कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार भुक्कल ने स्ट्रीट वेंडिंग जोन का शुभारंभ किया। स्ट्रीट वेंडिंग जोन शुरू होने से शहरवासियों को ही एक स्थान पर खाने पीने व रेडियो पर बिकने वाला हर तरह का सामान मिलेगा। नगर निगम की ओर से यहाँ पेयजल, पार्किंग, शौचालय व स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। जल्द ही जगाधरी में बनाए जा रहे स्ट्रीट वेंडिंग जोन को भी शुरू किया जाएगा और जहां जगाधरी एरिया की रेडियो को भी शिफ्ट किया जाएगा। आज मैं यहाँ अभी देखने आया था, जो हमारे रेडी वाले भाई हैं बाज़ार में जहाँ जहाँ रेडियो लग रही थी, हमने पूरे यमुनानगर जगाधरी के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं बनाने लग रहे हैं कि एक खाने पीने की मार्केट बने कि सारे शहर के लोग खाने पीने के लिए शाम को या दिन में वहीं आए, अपने बीवी बच्चों को लेकर के घूमने के लिए लेकर के फूड कोर्ट बनाएंगे। एक ये सुंदर स्थान जो बन जाएगा, यहाँ बच्चे परिवार को भी लगेगा। यहाँ इतनी पार्किंग की भी व्यवस्था है, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था कराने लगे, लाइटिंग की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। ऐसा काम ये फूड कोर्ट जब बन जाएगा और परमानेंट इनका नाम अलॉट कर देंगे, कल को कोई इनको सड़क पर जैसे खड़े रहते हैं, कभी निगम के लोग आते हैं, कभी पुलिस वाले लोग आते हैं, कभी दुकानदार रहते हैं, इनको धक्का मारने का काम करते हैं। ये हमारे शहर के सम्मानित नागरिक हैं, सब ये रेडी फड़ी वाले गरीब भाई हैं। हम ऐसी व्यवस्था पूरे कॉर्पोरेशन के अंदर करने लग रहे हैं। ऐसे ही जगाधरी के अंदर भी हम 2 जोन हमने रेडी फड़ी वालों के लिए बना दिए हैं और यहाँ भी एक काम करने लग रहे हैं कि जिसको एक सुव्यवस्थित ढंग की मार्केट बने और इन सब का रोज़गार आने वाले 50-100 के साल यहाँ चले। ना यहाँ कोई किसी तरह की पार्किंग की दिक्कत है, ना यहाँ कोई किसी की डिस्टेंस की दिक्कत है। यहाँ पार्किंग भी बहुत खुली है और बहुत बड़ी एक रोड है। इनको हम किसी भी तरह की आपत्ति नहीं, अपना प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और हिंदुस्तान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका भी एक विज़न है कि जो हमारे रेडी फड़ी वाले लोग हैं ये भी तरक्की करें और इनका जीवन भी सुरक्षित रहे और सुधरे। और इसके अलावा जितने भी हमारे रेडी फड़ी वाले या कोई दूसरे लोग काम करने वाले हैं जिसकी कमाई साल में 1,80,000 रुपये है, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला एक ऐसा राज्य है जिसकी कमाई 1 लाख रुपए सालाना है। उससे कम के लोगों की आयुष्मान भारत का कार्ड बनेगा, जो कि 5 लाख रुपए तक का इलाज जा करके फ्री करा लेगा। मैं समझता हूँ जितने भी ये यहाँ मेरे आसपास गरीब भाई मजदूर हैं, ये इनको सबको लाभ मिलने वाला है और हम इनको बहुत सुंदर एक वातावरण देने वाले हैं। ठीक है जी। कितने शिफ्ट होंगे सर यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर? अभी ऐसे एकदम संख्या तो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ ईओ साहब खड़े हैं तो कितने अनिल नैन जी हैं, कोई 25 से लेकर 50 की संख्या रहेगी। एक बार करने वाला है, धीरे धीरे करके बहुत बढ़िया।
महिलाएं जब आत्मनिर्भर होने की ठान ले तो कोई भी परेशानी उनका रास्ता नहीं रोक सकती। यह बढ़ते कदम नारी शक्ति का एक प्रतीक है और हर सुबह यह कदम बढ़ चलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की ओर, जहां भारत सरकार से जुड़ी ढेरों सुविधाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना एकमात्र लक्ष्य है। इनका नाम है रितु सिंगला, जो फरीदाबाद में कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं, या यूं कहें कि इनकी मेहनत और संघर्ष की एक अलग ही दास्तान है। रितु सिंगला की माने तो लगभग 5 सालों में नगर निगम कार्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं और इस दौरान उन्होंने 5 लाख से अधिक लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिनिमम चार्जेस पर देने का काम किया है। उनकी माने तो सबसे छोटा तबके का कहे जाने वाला रेहड़ी और पटरी वालों को लोन दिलवाने का काम भी उन्होंने ही किया है और अब तक 50 से अधिक लोग अपने रोजगार स्वनिधि योजना के तहत सरकार से लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर चुके हैं। 4 से 5 सालों से अपना नगर निगम के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हूँ, जहाँ पर हम सभी लोगों को तरह तरह की सुविधाएं देते हैं। नाम है, यूँ तो फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में लगभग 3000 कॉमन सर्विस सेंटर अटल सेवा केंद्र हैं, लेकिन आपका नाम ही ऐसा है जिसको अधिकारी भी और सरकार भी पसंद करती है। क्या माना जाए कि आपका काम अच्छा है या क्या माना जाए? सर, सबसे बड़ी इस बात की ये रीज़न है हमारी सुविधाएं, जो हम लोगों को सर्विसेज देते हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम और सरकारी रेट पर दी जाती हैं। हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई बिचौलिए वाला या जो मीडिएटर्स वाला काम होता है या लोगों को परेशान करने वाला काम होता है, ज़्यादातर अभी लोग गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते रहते हैं, भटकते रहते हैं इधर उधर, और सबसे ज़्यादा उन्हें अगर कोई काम 30 रुपए का है तो उसके लिए उन्हों को 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, बेचारे गरीब लोग उन पैसों को कहाँ से लेकर के आएंगे। लेकिन हमने अपने सेंटर पर पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमने लोगों को सर्विस देने पर इम्पोर्टेंस दी है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोगों को सर्विस अच्छी देते हैं और अगर एक बार कोई हमारे यहाँ पर सर्विस लेकर के जाता है, तो अगर उसे वो सर्विस अच्छी लगती है तो वो अपने साथ और 100 लोगों को लेकर के आएगा। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पुंडरी में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत दूसरे चरण के मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को ऋण और रोजगार उपलब्ध करवाकर उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर अपेक्षाकृत बेहतर बनाना है। लेकिन मेले में कई लोग निराश भी नजर आए। ग्रामीण लोगों में से बात की गई तो ग्रामीण लोगों ने बताया कि हमने पहले चरण में फॉर्म भरते, लेकिन बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया। बैंक के अधिकारी से बात की गई तो बैंक के अधिकारी ने कहा है कि जल्द ही इस मामले में बैंक अधिकारियों से बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया है, इसमें सभी विभागों की स्टॉलें लगी हुई है और कुछ एप्लीकेंट हैं जिनको बैंकों के माध्यम से सुविधा मिलनी है, तो वो पहले विभाग में अपने लोन की एप्लीकेशन अप्लाई करता है, उसके बाद वो विभाग बैंक को एप्लीकेशन को भेजता है। तो हम यहाँ बैंक की तरफ से जो अगर किसी एप्लीकेंट को अगर बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ सभी बैंकों के बिहाफ में सभी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, ब्रांच मैनेजर हैं और कुछ ऑफिसर आए हुए हैं जो ये बताने के लिए कि भाई बैंक की स्कीम के अनुसार उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए यहाँ पर सभी यहाँ बैंकर आए हुए हैं। सर, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले एक लेडीज मिली है मुंदड़ी गांव से, उसका भाई मेरे साथ बात कर रहा था। वो कह रहा था कि हमने पिछली बार जब ये कैंप लगा उस समय हमने फार्म भरा था और हमारे को बैंक में बुलाया गया और बैंक वाले ये कहने लगे ज़बरदस्ती कि भाई बैंक में आप साइन करो सफेद कागज़ पर और आपने लोन नहीं लेना है, जबकि हमने लोन लेना, वो ये कह रहे थे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा कहता है वो तो गलत है, तो आप वो हमारे संज्ञान में ला सकते हैं कि ऐसे किसी से ज़बरदस्ती साइन, ऐसा कोई मामला अगर है तो आप बता सकते हैं। सर, मेरे पास एप्लीकेंट जो है वो खुले तौर पे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। अगर एप्लीकेंट नहीं लिखे थे तो बैंक अपने तरीके से उसका प्रोसेस करता है। बैंक को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसका सर्वे करता है, विजिट करता है, तो ये सारे काम बैंक अपने लिए आप करता है। सर, मेरे पास उसकी बाइट है, मेरे पास सबूत है। देखो, यहाँ हम उसके लिए आप बता सकते हैं, अलग से आप मेरे को डिटेल बता देना, तो उसका हम जिस बैंक की है उससे बात कर लेंगे। मैं किस गांव से आए हैं? मैं मुंदड़ी हूँ जी, मेरे पास उसका लोन है जी, वो भी तो हो रही जी। अच्छा, तो उसका राशन कार्ड कैसा है? राशन कार्ड आ रहा है। अच्छा। हल्का पुंडरी के ढांड कस्बे की राधा कृष्ण धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता हल्का पुंडरी के पूर्व प्रत्याशी सतबीर भाना ने की। मुख्य अतिथि पुंडरी हल्का प्रभारी मुल्कराज अरोड़ा रहे और मुख्य अतिथि ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान के बारे में चर्चा की और कार्यकर्ताओं से जोर शोरों से कार्यकर्ता अभियान में कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। इस मौके पर रामचंद्र गुर्जर, प्रेम धीमान, रणधीर सिंह, बीरबल सिंह, लखीमचंद के साथ साथ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मीटिंग में मौजूद रहे।
आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में सदस्य अभियान चलाया हुआ है। ये मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनाने के लिए इस मीटिंग को बुलाया था। जो सदस्य अभियान चलाया है सर, इस सब सदस्य अभियान से क्या लाभ होगा कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से सदस्य जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनेंगे तो कांग्रेस पार्टी को लाभ ही लाभ। जो अन्य स्टेटों में अभी इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में आप क्या स्थिति मानते हैं? इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ऊपर बढ़ेगी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी, सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। आप इतने विश्वास से कैसे कह रहे हैं? हम गए हैं, हम उत्तराखंड का मैं प्रभारी था, मैं वहाँ भी गया, पंजाब में भी गया और बहुत अच्छा रुझान है पब्लिक का। कृषि विज्ञान केंद्र उचानी के सीनियर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर महा सिंह ने किसानों को बताया कि जैविक खेती फसल उत्पादन की प्राचीन पद्धति है, जिसकी वर्तमान समय में नितांत आवश्यकता है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता तो कम हो ही रही है, लेकिन मनुष्य भी कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इसके विपरीत जैविक खेती में रासायनिक कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक चीजों का प्रयोग होता है। इसमें भूमि की उर्वरता भी बढ़ती रहती है। बता दें कि वे गाँव सालवन में किसान मेले में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। हमारा किसान मेला था, उसमें सभी जो कृषि और कृषि से संबंधित सभी डिपार्टमेंट्स के जो हमारे एक्सपर्ट आए हुए थे, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की जो उनकी स्कीमें चल रही हैं उनके बारे में किसानों को विस्तृत रूप से बताया। किसानों ने बहुत अच्छी तरह से सुना। यहाँ के श्रोता बहुत बढ़िया और किसान थे, जिनके बाद उन्होंने सभी स्कीमों के बारे में अच्छी तरह से उनको नोट किया। जो भी स्कीम चल रही थी, सभी ने अपने क्वेश्चन भी पूछे, सभी ने मौके पर सभी के क्वेश्चनों के उत्तर भी दिए, एक्सपर्ट्स ने थे, तो बहुत बढ़िया रहा मिला। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।